नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में हम अभय जी और आनंद जी से बातचीत करते हैं देश दुनिया की राजनीति के बारे में। आप दोनों लोग का स्वागत है। नमस्कार। आनंद सर, आमतौर पर हिंदुस्तान में तो ऐसी तस्वीरें नहीं आती हैं जैसे कल आई कि किसी पार्टी के लोकसभा के नेता की पिटाई हो रही है। दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस में। लोकसभा में वो तृणमूल कांग्रेस में के नेता हैं, महासचिव हैं इस पार्टी के। पर भीड़ ने उनकी पिटाई की और उसके वीडियोज हैं। हो सकता है उससे ज्यादा लंबे समय तक पिटाई की हो। वीडियो तो 10-15 सेकंड का ही है, पर वो भी काफी विभत्स है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम तृणमूल कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखें? क्या हम ये कहें कि जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि उन लोगों ने भी इसी तरह की राजनीति की है, उसी का परिणाम है, दिलीप घोष ने इस तरह का बयान दिया है, या फिर हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां जाती है वहां पर लाठी की जोर वाली राजनीति शुरू हो जाती है? कैसे देखते हैं आप इस घटना को? मैं डॉक्टर कमल, मैं दो तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दूं जो बंगाल में हुआ। पहली चीज यह है कि वो तो गुंडागर्दी है, उसको कहीं कोई घुमा फिरा के उसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये भी हम लोग जानते हैं, जो लोग आरएसएस, खास करके जो आरएसएस चूंकि इनका वो है, ये बहुत डरपोक लोग होते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, लंबी पॉलिटिक्स आप देख लीजिए, ये सब तिकड़मबाज होते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ढेला चलाना, ये चलाना, ये बहुत आम बात थी किसी भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। एक दूसरे उसमें कभी आरएसएस वाले नहीं होते थे। ये जब तक सरकार का प्रोटेक्शन इनके साथ ना हो, जब तक सुरक्षा बल जो चाहे मतलब जो स्टेट का सुरक्षा के लोग इनके पीछे ना खड़े हों, ये सब करने की इनकी औकात ही नहीं है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए। हैविंग सेड दैट, अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। ये कहना कि मान लीजिए तृणमूल कांग्रेस इस तरह की पॉलिटिक्स करती थी, लेकिन मैं एक लार्जर क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूँ, और वो मैं इसको दूसरे ढंग से देख रहा हूँ। कभी कभी लोगों को ये लगता है कि शायद विटिंगली अनविटिंगली बहुत से लोगों को ये लगता है कि शायद हम लोग राहुल गांधी के पैरोकार नहीं है। आज की तारीख में हमें देश में जो विपक्ष है उसको लीड कौन करे, उसके सिवा हमें कोई और नजर नहीं आता है। तो हमारे लिए जो बेस्ट चॉइस है वो राहुल गांधी लगते हैं, और बेस्ट चॉइस इन द सेंस कि अगर कोई उनसे बेहतर होगा तो वो भी उसके बारे में भी बात की जाएगी। एक चीज समझ लीजिए, ममता बनर्जी क्या थी? ममता बनर्जी अपने को मतलब जो जब इंडिया गठबंधन था या अभी हारने के जज्बात, वो ये था कि ममता दीदी को दे देना चाहिए। और एक चीज कंसिस्टेंटली, अब अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और साइलेंटली अखिलेश यादव भी, मैं नाम इसलिए लेना जरूरी है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी, तो इन सारे लोगों ने, किसी ने भी राहुल गांधी के साथ एक कदम भी चलने की कोशिश नहीं की थी। राहुल गांधी को अपने घर की जमीन के लिए चल रहे थे क्या, कि वहां जाके कह रहे हैं कि हमारी जमीन को कब्जा वापस करो। और इस लार्जर एक बात के कर रहे थे। बंगाल में तो उनका कुछ था भी नहीं। अगर ममता बनर्जी साथ चली होती तो शायद बंगाल में ममता बनर्जी का ही फायदा होता। अगर बिहार में, अगर यूपी में अखिलेश यादव साथ चले होते उस समय 2023 में, तो जो 37 सीटें आई वो 38 तो होती ही, वो 35 नहीं होती, ये तय है। तो ये सारे लोग जो मन में ये थे कि हम ही बहुत अच्छे और हम बिल्कुल स्ट्रीट फाइटर हैं, स्ट्रीट फाइटनेस 15 दिन के अंदर निकल गई। औकात में आ गए लोग। 15 साल से आप राज कर रहे थे, और आपके 2 अस्पताल जो हैं, जो सबसे बड़े अस्पताल हैं, उसमें आपकी ये पहुंच है कि उन्होंने मना कर दिया कि हम तुम्हें वो भी नहीं करेंगे। आप कौन सा 15 साल से कर रहे थे? इसका मतलब आपके सारे रिलेशनशिप केवल पैसे वाले थे। अगर आपके पैसे के रिलेशनशिप नहीं होते, अगर आपके ह्यूमन रिलेशनशिप होते, बड़े से बड़ा गुंडा मैं बात कर रहा हूं, बड़े से बड़े गुंडे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी अस्पताल में पनाह मिल जाती है। लेकिन वो बिजनेसमैन को इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि तुमने पैसा, मेरा काम था, तुमने पैसा मांगा, मैंने वो दाम दिया। आज किस बात का तुमसे वो 2 अस्पताल इनको एडमिट करने से डिनाई कर देते हैं। और ये मैं किस रेफरेंस में कह रहा हूं, अब एक ध्यान रखिएगा। राहुल गांधी को लगातार ये कहा जाता है, पॉलिटिक्स में जो विपक्ष की पॉलिटिक्स करता है, और खास करके जो कम्युनिस्ट और समाजवादियों की पॉलिटिक्स किया है, वहां पे लोग इलेक्शन हारते ज्यादा हैं, जीतते कम हैं। ये ध्यान रखिएगा, कोई भी नेता हो। मैं भी जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूं, वहां पे लोगों ने इलेक्शन जब लड़ा, खास करके कम्युनिस्ट या समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह वाली नहीं, समाजवादी विचार वाली पार्टियां थी जी, उसमें लोग इलेक्शन हारते जाता थे, जीतते कम थे, चाहे वो लोहिया हो चाहे कोई हो। मैं ये बात इसलिए रेखांकित करना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी को लगातार लूजर है, अरे वो है, हारेगा, उसको कहां, वो है 99 एमपी लेके बैठा हुआ है वो व्यक्ति,
और लगातार वो आदमी को, उसके उसके घर को, उसके परिवार को, उसकी माँ को, उसके नाना को, उसके पिता को लगातार जो गालियां दी जाती, लगातार उसको डिमीन किया जाता है। वो जाके वो कहा, वो वहां तो जाके साउथ अमेरिका में वो चरस पीते थे, तो कोई कहता नहीं नहीं मैंने ही उनको ड्रग वाले से छुड़ाया था। यहाँ पे सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग तो ये बताएंगे कि वही जमानत भी देके आए थे। इस तरह का लगातार एक कैंपेन चल रहा है। उस आदमी की आप मेंबरशिप लेने के लिए उतारू हैं, लेकिन वो आदमी डिगा क्या? वो आदमी अडानी का नाम लेने से मना किया क्या? उसने जाति जनगणना की बात कही तो उसने मना किया, उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे मना किया। उसने आज जब बच्चों के सामने ये एक बड़ा संकट है, मतलब एक 15-20 दिन के अंदर भारत के 4 बड़े एग्जाम फेल हो रहे हैं। सीबीएसई, एसएससी, नीट, ये जो अभी कल हुआ अंडर ग्रेजुएट वाला जो होता है, ये फेल हो रहे हैं। और अकेला आदमी खड़ा होकर लगातार उस पर बात कर रहा है कि इस पर बात करो। यही ममता बनर्जी थी। जब अडानी की बात थी तो इन्होंने ने कहा था नहीं नहीं अडानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। कौन से इश्यूज हैं इंपॉर्टेंट? अडानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू कोई तुम्हारे लिए था वेस्ट बंगाल में? और आज आप इंडिया गठबंधन को, अब मैं मजबूत करूंगी। आपने इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दी थी अपने अपने जब से इंडिया गठबंधन आया है, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा में? तो ये थोड़ा ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष में अगर आप ज्यादा देखिए, एक खराब वो है, मैं उसका दूसरा पक्ष नहीं कहूंगा, जो दर्शक जानते हैं, सयाना कौआ के लिए कहा जाता है कि जो सयाना कौआ होता है वो ये सब सयाने कौए हैं, सब सयाने कौए हैं ये। और आज इनकी मजबूरी है कि राहुल गांधी के पीछे इनको खड़ा होना पड़ रहा है। ना खड़े हो क्यों नहीं अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी एक नॉन यूपीए फ्रंट बनाना था ना, बनाइए नॉन यूपीए फ्रंट। कहना यह है कि बिना सत्ता के जो हालत हुई है, आपने जिस तरह की पॉलिटिक्स की, आप जब बीजेपी से लड़ रहे थे तो जो बार बार राहुल गांधी कहता है ये विचारधारा की लड़ाई है, ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, और ये टिट फॉर टैट नहीं है। आप टिट फॉर टैट से नहीं लड़ सकते हैं। ये लड़ाई लार्जर है, ये लंबी लड़ाई है। और उसके लिए अगर आप, और मैं अभी भी अभिषेक बनर्जी को ये मैं मान रहा हूं, मैं अभिषेक बनर्जी का फिर से हम लोग इसी चैनल पे आएंगे, देखना ये है कि वो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। अभिषेक बनर्जी क्या घर में बैठ जाते हैं, या अभिषेक बनर्जी आज की तारीख में अपनी जो सिक्योरिटी है उसको किनारे करते हैं, और मैं अकेले जाता हूं, मारना है मार डालोगे ना, क्या करोगे? मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, आपके लिए था, मारना है जिसको मार डालो। देखें किस गुंडे की हिम्मत होती है, किस गुंडे की हिम्मत होती है। अब ये याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को 75 साल की उम्र में उनकी एक लाठी लगी थी, और उस लाठी ने इंदिरा गांधी का सिंहासन चला गया था। तो ये देश ऐसा नहीं है, अगर आप हिम्मत करके निकलेंगे तो देश भी पीछे खड़ा होगा। लेकिन आप वही जुगाड़बाजी कि उसको ऐसे काटो, उसको ऐसे काटो, उसको यहां करो, उसको वहां करो, इन सबसे नहीं होगा। यू हैव टू बी ऑनेस्ट। आप एक तरफ अडानी से नीचे नीचे पैसा गिने और ऊपर ऊपर कहें अडानी मुर्दाबाद, ये नहीं चलेगा। इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है, ये कोई लॉजिक नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं। आप इलेक्शन, मैं भी 2000 में मैंने कम से कम मालूम नहीं कितने इलेक्शन लड़वाए हैं। इलेक्शन लोग पैसा देते हैं, लेकिन इलेक्शन में पैसा दे के आपको ब्लैकमेल करें, ये मैंने कहीं नहीं किया है। तो मेरा ये कहना है कि जो वेस्ट बंगाल में हुआ है वो लार्जर चीजों में बिल्कुल ठीक है। बीजेपी का वो जो एक ढका छुपा भाई जी नमस्ते जी, आइए जी, जल ग्रहण करेंगे, कुछ आप वो कर रखेंगे, मैं तो उपवास हूं, ये सब का जो चेहरा है ना, वो मुखौटा किनारे हो गया है। ये गुंडों की पार्टी है, ये स्पष्ट हो गया है। ये बेईमानों और मक्कारों की पार्टी, ये भी स्पष्ट हो गया है। और ये जितनी जितनी अभी तक ये होता था ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को नहीं, ये सरकारी उनके साथ मिलके पूरी गुंडागर्दी में सक्षम है। ये अकेले गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं सक्षम। आज हटा लीजिए इनका वो, अकेले जाके शुभेंदु अधिकारी दिखा दें, छोड़ दें सुरक्षा और चले जाएं अकेले ही। और ममता बनर्जी, मैं आज भी इस मामले में मुझे लगता है कि ममता बनर्जी इज मोर एक्सेप्टेबल। अकेले की बात, हिम्मत उनमें अभी भी ज्यादा, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा मुझे ये लगता है कि आपको भी एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कहीं पीछे रखना होगा। कमल जी। अबे सर, इस बारे में कुछ खबरें चल रही है, मैंने कुछ टीवी प्रोग्राम्स भी देखे कि 6 जून को इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होने वाली है। खबरों में फिर ये था कि पता नहीं है कि डीएमके और सीपीएम भाग लेंगे या नहीं लेंगे। मेरा सवाल ये है, जैसे जो आनंद सर ने कहा कि राहुल गांधी एक विपक्ष के प्रमुख नेता या एक्सेप्टेबल नेता के रूप में उभर रहे हैं,
क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि जो विपक्ष की पूरी राजनीति का धरातल है, उसमें राहुल गांधी सबसे प्रमुख नेता बन गए हैं? मैं ऐसा इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि रामचंद्र गुहा के एक लेख का मैंने हवाला सुना कि उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी पर एक कोर नेता के रूप में भरोसा नहीं करना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि उसमें बहुत इस तरह की समस्याएँ हैं, शायद वंशवादी राजनीति या वोट खींचने की उनकी क्षमता इत्यादि। तो क्या हम मेरा सवाल ये है कि क्या हम ये कहें कि कुल मिलाकर अब विपक्ष की राजनीति कांग्रेस केंद्रित और राहुल केंद्रित ही होने वाली है या हो चुकी है? देखिए, रामचंद्र गुहा बड़े सम्मानित बुद्धिजीवी हैं। मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उन्होंने अच्छी किताबें लिखी हैं, ख़ास तौर से उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन था, उसके ऊपर उनकी किताब बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोगों ने उसको पढ़ के उसके बारे में जाना था, सीखा था। तो ये जो उनका अकादमिक काम है, वो स्वागत योग्य है। और होता ये है कि जब आप अपने विशेषज्ञता के दायरे को छोड़ के इधर-उधर टिप्पणियाँ करने लगते हैं, तो फिर आप थोड़ी उल्टी-सीधी टिप्पणियाँ करते हुए नज़र आते हैं। राहुल गांधी पे वंशवाद के आरोप हैं, ये हैं, वो हैं, इस प्रकार, और वो स्वीकार योग्य नहीं होंगे। मैंने उनका वो लेख नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे ये सब बातें हास्यास्पद लगती हैं और ये स्पष्ट है कि उनको भारत में राजनीति कैसे होती है, ज़रा उसकी समझ थोड़ी कमी है, ऐसा लगता है। किताबी किस्म की समझ है कि जो वंशवादी होता है वो स्वीकार योग्य नहीं है। भारत की राजनीति में कौन वंशवादी नहीं है? उसको छोड़ दीजिए, इसके पास वंशी नहीं है, परिवार नहीं है, वो तो कैसे वंशवादी हो, परिवारवादी होगा? जैसे कि नरेंद्र मोदी। कौन वंशवादी नहीं है? नरेंद्र मोदी की पार्टी में देख लीजिए, वंशवादियों, परिवारवादियों की लाइन लगी हुई है। भारत की कोई भी क्षेत्रीय, सारी जितनी भी क्षेत्रीय ताकतें हैं, सारी परिवार आधारित हैं, सारी की सारी, और वो मुद्दतों से सत्ता में हैं, विपक्ष की राजनीति भी करती रही है, सारी इसी तरह की है। आप केवल कांग्रेस के दरवाजे पर ठीकरा फोड़ना चाहें तो ठीक है, आप फोड़ लीजिए, वो बात दूसरी है। कांग्रेस जो है वो सब लोग उसको डंडे से पीटना चाहते हैं, तो वो भी कर रहे हैं। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा, उसको छोड़ दीजिए इस बात को। सीधी सी बात यह है कि इस समय देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। उसके पास 99 सांसद हैं और एक सांसद उसमें बाद में शामिल हुआ था। इसका मतलब कांग्रेस के पास पूरे 100 सांसद हैं। उसने पिछले लोकसभा चुनावों में अपनी जो सांसदों की संख्या थी उसको दूना किया था कांग्रेस ने। आज भी देश के, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है, 4 राज्यों में उसकी सरकारें हैं कांग्रेस की, और बहुत से राज्यों में वो बीजेपी की निकटतम प्रतिद्वंदी है। अगर बीजेपी जब लड़खड़ाएगी तो कांग्रेस को ही उसकी जगह प्राप्त होगी वहां पे, हर राज्यों में। इसलिए ये मान लेना कि कांग्रेस का जो सर्वोच्च नेता है उसको लोग स्वीकारेंगे नहीं, विपक्ष के नेता के तौर पर नहीं स्वीकारेंगे, ये कितनी अजीब सी बात है। कौन ये कहेगा? वही कहेगा जो निहायत ही नासमझ है। दूसरे, अगर आप केवल पॉपुलैरिटी रेटिंग्स के लिहाज से देखें तो आप पाएंगे कि देश के काफी बड़े बड़े हिस्सों में राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है, पॉपुलैरिटी रेटिंग संदिग्ध होती है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन भी है, बहुत सारा घपला भी होता है, क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है, प्रश्न कैसा था, जवाब देने वाला कौन था, पूछने वाला कैसा था, उसके पीछे इरादा क्या था, ये बहुत सारी बातें होती हैं जो उसमें छुपी रहती हैं। लेकिन जो भी निष्कर्ष के तौर पर पॉपुलैरिटी रेटिंग निकल के आती है, अब मैं थोड़ा सा उसका आप मैपिंग करता हूं उस पॉपुलैरिटी रेटिंग की। इसको देखिए, जब 2024 का चुनाव हुआ, उसके बाद सीएसडीएस ने, जिसके सर्वेक्षणों का सारे देश में सम्मान है और उसकी साख अभी भी कायम है, उसने बताया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम कुछ दिनों के लिए राहुल गांधी की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से ज्यादा थी। नंबर 1 बात, उनकी पार्टी का संगठन उत्तर प्रदेश में कमजोर है, लेकिन व्यक्तिगत नेता के तौर पे उनकी लोकप्रियता ज्यादा थी। पूरे दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूं, उसमें नरेंद्र मोदी के मुकाबले राहुल गांधी की लोकप्रियता ज्यादा है। पंजाब में आप देख लीजिए, पंजाब में राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी से ज्यादा है। अब ये जो मैंने आपको, ये कितना बड़ा हिस्सा हो गया पूरा दक्षिण भारत, यानी विंध्याचल के उधर आप चले जाइए, राहुल गांधी नंबर 1 नेता है। उत्तर भारत में पंजाब जो एक बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य उत्तर भारत का, वहां राहुल गांधी नंबर 1 नेता है। उत्तर प्रदेश में एक जमाने में उन्होंने नरेंद्र मोदी को पीछे धकेल दिया था लोकप्रियता में। पश्चिम बंगाल में अब आप आइए, जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, मौजूदा ऐसे ममता बनर्जी चुनाव हार गई, उस समय एक सर्वे एजेंसी ने वहां पर एक सर्वे किया और पूछा
कि प्रधानमंत्री पद के लिए पहले नंबर का उम्मीदवार कौन सा है, मुख्यमंत्री पद के लिए भी सवाल पूछ रहे थे, तो वहां भी राहुल गांधी पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में नरेंद्र मोदी से आगे निकले थे। अब आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं जो भाजपा लगाती है कि ये वंशवादी है, इसलिए ये भारतीय राजनीति के अंदर मिसफिट हैं, ये हैं, वो हैं, या गैर गंभीर है। देखिए, देश की ऐसी कोई भी, हर आदमी की राजनीति करने की शैली अलग अलग होती है। नरेंद्र मोदी की शैली अलग है। नरेंद्र मोदी ने जितनी भी राजनीति की है, जिस राजनीति को हम जानते हैं, वो तब की है जबकि वो सत्ता में रहे। नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की राजनीति नहीं की है। कम से कम मैंने उन्हें करते हुए विपक्ष की, वो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे और वो जगह जगह जाके भाजपा का कामकाज देखते थे और उसमें स्कूटरों पे घूमते थे, साइकिल पे चलते थे, और जो उनकी वो हुई थी, रामरथ यात्रा हुई थी अडवाणी की, तो उसके भी आयोजकों में प्रमोद महाजन के साथ नरेंद्र मोदी भी थे। ये सारे काम उन्होंने किए हैं। लेकिन जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री, 12 साल मुख्यमंत्री, उसके बाद अब 12 साल प्रधानमंत्री, जो 24-25 साल की उनकी राजनीति है, वो सत्ता में रहकर की गई राजनीति है। जिस दिन वो विपक्ष में आएंगे उस दिन हम देखेंगे कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी की राजनीति जब यूपीए 10 वर्ष तक सत्ता में थी, उसमें 2019 के बाद में राहुल गांधी को राजनीति में प्रोजेक्ट किया गया। पहले बार 2004 से लेकर 9 तक नहीं किया गया, 2009 के बाद उनको प्रोजेक्ट किया गया। उसके बाद में राहुल गांधी ने कुछ ऐसे काम किए जो अजीबोगरीब किस्म के थे, जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। वो राजनीति करना सीख रहे थे। उनका जो एक उनकी जो इलीट पर्सनैलिटी थी, जो अभिजन शख्सियत थी और लोकप्रिय राजनीति की जरूरतें थी, वो आपस में टकरा रही थी, एक दूसरे को कैंसिल कर रही थी। राहुल की समझ में भी नहीं। तो राहुल गांधी ने धीरे धीरे करके, गलतियां करके, सीख के और अपनी गलतियों की सजा भुगत कर उन्होंने राजनीति करने की अपनी एक शैली विकसित की है। वो नरेंद्र मोदी की तरह भाषणबाज नहीं है, लेकिन उनके भाषण की एक खास शैली हो गई है जो काफी लोकप्रिय है, और कांग्रेस में सबसे बड़े इस वक्त वो भाषण देने वाले नेता हैं। मैं मानता हूं विपक्ष में भी इस वक्त राहुल गांधी से बड़ा भाषण देने वाला नेता आपको दूसरा नहीं मिलेगा। देखिए, मुझसे अगर पूछा जाए आपके लिए नेता का आदर्श कौन है, तो मैं तो कहूंगा जवाहरलाल नेहरू मेरे लिए नेता के आदर्श है। मैं इंदिरा गांधी को भी बहुत बड़ा कोई नेता के तौर पर आदर्श नहीं मानता। जवाहरलाल नेहरू मेरे लिए सबसे बड़े आदर्श है। डॉक्टर लोहिया मेरे लिए सबसे बड़े आदर्श हैं कि राजनीति इस तरीके से की जानी चाहिए। नेहरू ने विपक्ष की भी राजनीति की, जब वो अंग्रेजों के जमाने में लड़ रहे थे। उसके बाद उन्होंने सत्ता पक्ष की भी राजनीति की। डॉक्टर लोहिया सत्ता पक्ष की राजनीति नहीं कर पाए, विपक्ष की राजनीति उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से की, बहुत प्रेरक तरीके से की। और भी बहुत से नेता हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूं। यहां तक कि अगर मुझसे कहा जाए, मैं दक्षिणपंथी नहीं हूं, भारतीय जनता पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, कभी भी नहीं रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह विपक्ष के नेता की राजनीति करते थे, वो भी काफी कुछ ठीक ठाक किस्म की थी। उसमें हमें बहुत सारी आपत्तियां थी, लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी से तुलना करें तो आप पाएंगे, कहां आप जाएंगे आप समझ ही सकते हैं, उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी ने अपने आप को विपक्ष के प्रमुख और सर्वोच्च नेता के तौर पर स्थापित कर लिया है। जिस तरह नरेंद्र मोदी एक मंच से खड़े होकर सारे देश को संबोधित करते हैं, वो हैसियत राहुल गांधी ने भी प्राप्त कर ली है। तमाम मसलों के ऊपर, ऐसा भी आनंद जी ने बहुत ठीक तरीके से एक एक करके रेखांकित किया, तमाम मसलों के ऊपर राहुल गांधी उस मसले को उठाते हैं, लगातार उसके ऊपर जोर देते हैं। ठीक है, मीडिया उनके साथ नहीं है, मीडिया उनके कामों को मास्टर स्ट्रोक नहीं कहता। नरेंद्र मोदी की तो सब कामों को मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है, उनकी पराजयों को भी मास्टर स्ट्रोक बना। और एक ये भी आजकल बन गया है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी से सीख रही है। नहीं सीख रही है कांग्रेस बीजेपी से। राहुल गांधी अलग तरीके से अपनी राजनीति चला रहे हैं और कांग्रेस भी अलग तरीके से अपना कील कांटा दुरुस्त कर रही है। वो प्रक्रिया जारी है, उसमें समय लगेगा। कांग्रेस ने 56 साल तक इस देश पे हुकूमत की है। अगर वो 10-12 साल, 15 साल, 20 साल विपक्ष में रहती तो कोई बुरी बात नहीं है। मुझे ऐसी कोई बेचैनी नहीं है। बेचैनी इस बात को होती है कि इस पूरे अवधि में ये लोग पूरा देश बिगाड़ देंगे, तो जो भी सत्ता में आएगा उसको दुरुस्त करने में बड़ी दिक्कत होगी। और हो सकता है बहुत सी बातें दुरुस्त ना भी हो पाए, आनंद जी, इतनी ज्यादा बिगड़ जाएंगी कि बहुत सी बातें दुरुस्त ना भी हो पाए। एक तरह से हो सकता है कई जगह ऑपरेशंस करना पड़े, शल्य क्रिया करनी पड़े, तब चीज ठीक हो। लेकिन राहुल गांधी के ग्राफ को हम लोग चढ़ते हुए देख रहे हैं, और वो ग्राफ कभी धीमे कभी तेज गति से मुतवातिर चढ़ रहा है।
इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो 2029 में हरा देंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये सब भविष्यवाणी में नहीं कर रहा हूं। हो सकता है नरेंद्र मोदी और 10 साल तक प्रधानमंत्री बनते रहे और वो 95 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे देश के, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, ये सब हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति में जो उन्नति हुई है, जो तीखापन आया है राजनीति की, उन्होंने जो समझ अपनी विकसित की है, अपनी पार्टी को अपने तरीके से बनाने की जो उन्होंने लगातार कोशिश की है। देखिए, नरेंद्र मोदी की ताकत कहां है, इस बात को बार बार कहता हूं मैं। नरेंद्र मोदी की ताकत कई जगह है। नरेंद्र मोदी कारपोरेट पूंजी उनका समर्थन करती है, ये नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण ताकत है। देश के बड़े ब्यूरोक्रेट्स उनका समर्थन करते हैं, ये नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण ताकत है। ऊंची जातियां देश की जो हैं वो नरेंद्र मोदी की समर्थक हैं, ये भी उनकी बड़ी ताकत है। लेकिन नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, उन्होंने अपने मन की, अपने मकसद को हासिल करने वाली एक बहुत बड़ी और ताकतवर पार्टी बना दी है और उस पार्टी को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है, अपने शिकंजे में रख लिया है। राहुल गांधी अपने मन की पार्टी बनाने की के प्रोसेस में है, प्रक्रिया में है। और पार्टी बड़ी तब होती है जब सत्ता में, जब सत्ताधारी होती है। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी नहीं रहेगी तब हम देखेंगे कितनी बड़ी पार्टी रहती है। देख नहीं रहे टीएमसी किस तरीके से लगातार सिकुड़ती जा रही है। ऐसा लगता है 15 दिन के अंदर टीएमसी एक बहुत छोटी सी पार्टी रह जाएगी। ऐसा ही होगा इनका। जब पिछला विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में मक्खियां भिनकती थी, कोई जाता नहीं था वहां पर। ये हालत थी वहां पर। और जब ये जिस दिन केंद्र की सत्ता से हटेंगे तो उस दिन केवल संघ के स्वयंसेवक बैठे रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में। जितने लोग अभी वहां पर मिलते हैं ना, वो कहीं और अपना आसरा तलाशेंगे। जी आनंद सर, कर्नाटक में उसी से शायद आप जवाब उसमें दे दीजिएगा, मैं सवाल रख देता हूँ। कर्नाटक में जो पावर का एक ट्रांजिशन हम बोल सकते हैं कि सिद्धरमैया से डीके शिवकुमार की तरफ गया, 3 जून को शपथ लेंगे, तो उसमें राहुल गांधी की काफ़ी वाहवाही हुई। मैंने देखा खासतौर पे सोशल मीडिया वाले जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, उसमें बहुत सारे चैनल्स ने दिखाया कि राहुल गांधी एक नए स्वरूप में सामने आ रहे हैं। लेकिन उनके विरोधियों का कहना है कि एक तो उन्होंने एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, इसको लेके आलोचना हुई, और मोटे तौर पर ये कि शायद उनकी उम्र हो गई थी तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, और राहुल गांधी ने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। मेरा सवाल ये है कि क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे अभय सर कह रहे थे कि एक नई तरह की कांग्रेस बनाने की दिशा में उन्होंने काफ़ी दूरी तय कर ली है, तो उसे हम उस रूप में वास्तविक रूप में देख सकते हैं, और उसके कुछ अगर आप हमारे सामने कारक रख पाएँ जिससे हम ये हमारे दर्शक अंदाजा लगा पाए कि सच में राहुल गांधी इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, तो एक अच्छी समझ बन पाएगी। आप इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं एक दो चीजें इसलिए ऐड कर दूं जो अभय भाई ने कहा था। और अभय भाई, वो ऐड करना इसलिए है कि इस देश को कुछ चीजें जो फैक्चुअल है वो पता होनी चाहिए। निर्णय तो हर आदमी अपने हिसाब से लेगा। जो परिवारवाद का सबसे बड़ा कि नेहरू वंश और ये वंश कहा जाता है, उसमें नेहरू से शुरुआत करते हैं। मोतीलाल नेहरू के बारे में कोई इतिहास पढ़ ले कि मोतीलाल नेहरू कितने बड़े वकील थे, और जवाहरलाल नेहरू कोई पूरा जो पॉलिटिक्स थी वो पैसा वो देते थे। और मोतीलाल नेहरू से जवाहरलाल को पैसा नहीं देते थे। मोतीलाल नेहरू, और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बातें दर्ज हैं। मोतीलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के जो उस समय के नौजवान थे, वो चाहे चंद्रशेखर आजाद हों और वो चाहे इस तरह के लोग हों, उनको पैसा दिया है। ये सब दर्ज बातें मैं कह रहा हूँ। तो वो एक ऐसे परिवार से आते थे। जब नेहरू और मोतीलाल नेहरू कब मर गए थे? जब देश तो आजाद हुआ 1947 में, उससे 12-14 साल पहले मोतीलाल नेहरू मर चुके थे। तो ये ध्यान रखिएगा। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल के बीच में कांग्रेस में कई बातों पे वो अलग अलग ध्रुव पे खड़े हुए नजर आते हैं, और उसमें तमाम करस्पॉन्डेंस है, मैं उसको भी नहीं बोलूंगा। मैं एक चीज सिर्फ याद दिला दूं, नेहरू को जब अपना वारिस चुनना था तो 1952 के इलेक्शन के बाद लेटर्स हैं। उन्होंने जयप्रकाश नारायण से आग्रह किया था कि आप मेरी कैबिनेट ज्वाइन करिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनिए, क्योंकि वो चाहते थे यहाँ। और एक बार की बात नहीं है, लगातार उनको 3 मूर्ति में बुलाते रहे, उनको खाना खिला पे बैठते रहे, उनसे बहस करते रहे कि भाई तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए। और वो कोई 2-4 महीने नहीं था, वो 52 और 53 दोनों में चलता रहा। तो वो दो बातें, क्योंकि ये बात इसलिए कि ये गूगल में कोई भी डाल ले और अपने आप ढूंढ ले, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसमें बीके नेहरू के मेमोयर्स में मिल जाएगा, ये लेटर मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगा। ये भी समझना जरूरी है कि ये क्यों नहीं जेपी बने। 2 कारण थे। जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी उसमें डॉक्टर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव, ये इसके बहुत अगेंस्ट थे
कि ये दोनों लोगों को जेपी को उसमें जाना चाहिए एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अशोक मेहता, और अशोक मेहता को आज की पीढ़ी शायद नहीं जानेगी, अशोक मेहता अपने समय में डॉक्टर लोहिया से बड़े प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, ये ध्यान रखिएगा। वो आचार्य नरेंद्र देव के बराबर के नेता थे। अशोक मेहता और आचार्य कृपलानी इस ओपिनियन के थे कि जेपी को जाना चाहिए, क्योंकि एक लार्जर कैनवस मिल जाएगा, एक ज्यादा बड़ी जगह मिल जाएगी। इसके लिए 14 पॉइंट बने थे। ये कहा गया था आप ये कर दीजिए, बैंक नेशनलाइजेशन कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। उसमें से शायद इस तरह से बनाया था जो अब जो भी हो रहा हो कि वो कभी वो सारी मांगे पूरी, नेहरू कहते थे कि तुम आ जाओ, ज्वाइन कर लो, और फिर ये भाई इट इज योर। तो मैं सिर्फ इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि नेहरू क्या, जब वारिस चुनने की बात आई थी, जो नेहरू को चुनना था, तब उन्होंने जेपी का नाम लिया था। ये बात जनरली विमर्श में नहीं आती है। दूसरी एक और बात, जो मीडिया की बात जो अभय भाई कह रहे थे, अभय भाई हम लोग 75 से, आप तो जेल भी गए इमरजेंसी में, हम लोग को बिल्कुल ठीक से याद है। मीडिया ने 77 में जिस तरह से हाथों हाथ जनता पार्टी को लिया था, सोच नहीं सकते हैं। जब जब इमरजेंसी खत्म हो गई थी तो पूरी तरह से मीडिया ने हाथों हाथ लिया था। जिस तरह से वीपी सिंह को बनाया गया था, आप वीपी सिंह जब आए 89 में, उससे पहले वीपी सिंह वाज द डार्लिंग ऑफ मीडिया भाई। और एक चीज और याद दिला दीजिए, आज भी मैं वीपी सिंह का वो नहीं, ये मैंने इसलिए कह रहा हूं कि ये फैक्चुअल चीजें लोगों को जाननी चाहिए। वीपी सिंह मंडल कमीशन के रिपोर्ट लागू करने से पहले उनका एक भी भाषण नहीं है जहां पे वो बैकवर्ड के लिए बात कर रहे हैं। वो तो एक मंडल कमीशन आ गया, उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया और वो मंडल कमीशन के बैकवर्ड के मसीहा बन गए। लेकिन वो दर्शन के रूप में, विचारधारा के रूप में उनका पूरा वो इतिहास देख लिया, वो कहीं नहीं थे। वो तो एक मिस्टर क्लीन कर करके वो बोलते थे कि मिस्टर क्लीन राजीव गांधी को करते थे, और कैसे वो उस पे आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी खुद 100% मीडिया क्रिएशन। अन्ना और केजरीवाल 100% मीडिया क्रिएशन। ये बातें इसलिए कहना जरूरी है कि लोग इसको इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते। राहुल गांधी को इंडिपेंडेंस कहां मिली? जब नेहरू थे तो नेहरू तो इतनी बड़ी चीज थे कि नेहरू के सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता था। लेकिन अच्छा, एक चीज आप कहिए तो मैं इसलिए कर दूं क्योंकि ये इतिहास है जो फिर से लोगों तक पहुंच जाना चाहिए। नेहरू इस देश को सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, जेपी मूल रूप से कम्युनिस्ट थे और फिर बाद में वो सोशलिस्ट हुए थे, ये भी जान लीजिएगा। ये भी जानना जरूरी है देश को। मतलब ओरिजिनली उन्होंने जब उन्होंने आए वो, तो वो कम्युनिस्ट के रूप में आए थे। नेहरू इस देश को समाजवाद के पथ पे ले जाना चाहते थे। और 1950 में जब पुरुषोत्तम दास टंडन, जो सरदार पटेल के नॉमिनी थे और नेहरू के नॉमिनी कृपलानी थे, राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, कृपलानी हार जाते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन जीत जाते हैं, उनको जो सरदार पटेल बैक कर रहे थे। सरदार पटेल कांग्रेस के राइट विंग को रिप्रेजेंट करते थे, नेहरू लेफ्ट विंग को करते थे। और वहां के बाद फिर नेहरू को समझ में आ गया कि मुझे अगर समाजवादी उसको करना है तो मुझे एक पार्टी के ऊपर भी कंट्रोल चाहिए। नेहरू 51, 52, 53, 54 4 साल नेहरू खुद अध्यक्ष हुए कांग्रेस के। और इसलिए अध्यक्ष हुए कि उनको एक ये था कि जो ये 14 पॉइंट, और उनको लगता था ना कि जेपी आ जाए, इन लोग आ जाए, समाजवादियों को लाना जरूरी है। तो एक तो ये बात कह दी। इंदिरा गांधी आई तो इंदिरा गांधी के सामने किसकी हैसियत थी खड़े होने की, जरा मुझे बताइए। जब इंदिरा गांधी अपने उस पे थी, इनिशियली उनको गूंगी गुड़िया और क्या क्या कहा गया, लेकिन एक बार जब इंदिरा गांधी कंट्रोल में आ गई, कोई सामने नहीं था। इंदिरा गांधी हटी, राजीव गांधी आए। कौन चैलेंज करने वाला था? राजीव गांधी ने तो अपनी लुटिया अपने दोस्तों, अरुण नेहरू जैसे लोगों को बुला के, जो उनके दोस्त थे जिन्होंने उनकी लुटिया डुबोई, उसके लिए कोई कांग्रेस के पुराने वो नहीं। राहुल गांधी जिस दिन से पॉलिटिक्स में एक भारी भरकम नेता उनके सिर पर बैठा दिए जाते थे। क्या करेंगे? राहुल गांधी का ये कहा जाता है बहुत फेल्योर है। राहुल गांधी अध्यक्ष रहे कांग्रेस के 19 महीना, 18 या 19 महीना। आप किसी को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आपको अगर किसी को कसौटी पे कसना है तो उसके लार्जर उसमें। अब आ जाते हैं बहुत बहुत संक्षेप में डीके कुमार की बात। मेरे लिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सीतारमैया इज अ वेरी क्लीन एंड अ वेरी कमिटेड पॉलिटिशियन। उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी विचारधारा में मैं ये मानता हूं कि जिस दिन सीतारमैया बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो ये मान लीजिए कि अगले दिन राहुल गांधी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वो इस तरह के कमिटेड आदमी हैं जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़ने वाले हैं। सीतारमैया हो सकता है घर बैठ जाए, सीतारमैया हो सकता है किसी और कुछ करने लगे।
अगर उनका कोई गुस्सा होता है, अव्वल तो वो नहीं होगा, लेकिन सीधा रमैया बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। ये एक दो ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि डंके की चोट पे ये लोग नहीं जाएंगे। अब आ जाइए इलेक्शन की बात। आज आपको इलेक्शन जब लड़ना है तो आपको इलेक्शन किससे लड़ना है? आपको क्या वो जो नवनीत नवीन, क्या उनके जो अध्यक्ष हैं बीजेपी की, जरा नाम बोल दीजिएगा, नितिन नवीन। आपको नितिन नवीन के अध्यक्षता वाली बीजेपी से लड़ना है कि आपको ज्ञानेश कुमार जिस बीजेपी के अध्यक्ष उससे लड़ना है? आप आज इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जिस बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में और सबसे बड़े प्रचारक के रूप में ज्ञानेश कुमार आपके सामने खड़े हैं। सीधा रवैया नितिन नवीन से को हैंडल कर सकते हैं, ज्ञानेश कुमार को हैंडल करने के लिए तो डीके शिव कुमार ही चाहिए। और इसलिए मैं जहां तक समझा हूं, कल अभय भाई ने एक अच्छा आंकड़ा बताया था कि 1980 के बाद आज तक रिपीट नहीं हुआ है कर्नाटक में, जो भी रिजीम है वो चेंज हुई है। पहली बार मैं काफी आश्वस्त हूं कि अगर डीके शिव कुमार आ गए हैं तो काफी उम्मीद है कि डीके शिव कुमार के सामने जो ज्ञानेश कुमार जो चुनौती रखेंगे उसको वो पार पालेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए राहुल गांधी का ये कहना, राहुल गांधी आज नहीं, 2023 से याद करिए, जब ये इलेक्शन नहीं हुआ था, पिछला विधानसभा इलेक्शन, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, हम सबको याद है उन्होंने कैसे डीके शिव कुमार और सीधा रमैया दोनों का हाथ पकड़ के एक दौड़ लगाई थी और दोनों लोगों को लगातार वो कर्नाटक में साथ लेके चल रहे थे। तो वो उनको कैसे मैनेज करना, ये बैलेंस करना आता है। किसी का भी हर एक के उतना भाई, हर एक आदमी वो चाहते हैं, सीधा रमैया बड़े नेता हैं डीके शिव कुमार से, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन जब डिलीवरी की बात आएगी तो शायद डीके शिव कुमार ज्यादा बेहतर डिलीवर करेंगे एज कंपेयर टू सीधा रमैया। डॉक्टर कमल साहब। अब सर वैसे तो समय हो गया, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल आपसे रखना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जो मैं मीडिया में जो मुख्य गोदी मीडिया जिसे हम कह सकते हैं, कि यूट्यूब चैनल्स को देखता हूँ, क्योंकि उसमें कमेंट्स भी आते हैं, तो उनके हर कार्यक्रम में उनके ऊपर कटाक्ष होता है, जो लोग हैं अपने कमेंट्स में उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन फिर भी जैसे आपके जवाब से भी आया और आनंद सर ने भी कहा कि बहुत सारे नेता मीडिया के क्रिएशन थे, तो मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार का कब्जा है, चुनाव आयोग का हाल हम देख ही रहे हैं। तो क्या हम ये कहें कि जो लोग परिवर्तन चाहते हैं उनके सामने विकल्प बहुत कम है, वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देश की राजनीति को आप किस दिशा में आगे बढ़ते हुए देख रहे देखिए, हैं? भारतीय राजनीति ने राजनीतिक शब्दावली को एक नया शब्द दिया है, वो है एंटी इनकम्बेंसी। ये आपको किसी अंग्रेजी की डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। इनकम्बेंसी शब्द तो होता है, इनकम्बेंट शब्द तो होता है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी शब्द आपको किसी भी अंग्रेजी की डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ये भारतीय राजनीति का विशिष्ट योगदान है जो अंग्रेजी भाषा को मिला है। तो ये एंटी इनकम्बेंसी का मतलब हुआ सरकार विरोधी भावनाएं, सरकार के प्रति नाराजगी, सरकार के प्रति अनमनापन। अब इसके कई स्तर होते हैं, कई परतें होती हैं इसके अंदर। एक ऐसा स्तर होता है जबकि लगता है कि लोग आंधी की तरह झपट कर जो सत्ताधारी लोग हैं उनको उड़ा देना चाहते हैं, और उनको दूसरे को, कोई भी सत्ता में आ जाए उसकी उन्हें कोई खास चिंता नहीं रहती, जो है सत्ता में उसको हराना है। काले चोर को वोट दे देंगे लेकिन उसको नहीं वोट देंगे जो कि सत्ता में है। अच्छा, सवाल इस बात का है, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है? मैं आप दोनों से ही पूछता हूं, है कि नहीं है? मेरे ख्याल से आप दोनों बहुत ज्यादा है, बात पे बहस हो सकती है कि एंटी इनकम्बेंसी का स्तर क्या है। आप लोग कहेंगे है, आप बीजेपी वालों से पूछिए निजी बातचीत में, सामने स्क्रीन पे तो नहीं कहेंगे, वो भी कहेंगे हाँ है ना है। क्या 2024 में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी तो और क्या ऐसे ही उनकी सीटें कम हो गई और 240 रह गई? थी ना एंटी इनकम्बेंसी, और पहले के सर्वे में भी निकल के आ रही थी। मेरा मानना है कि 2024 में जो एंटी इनकम्बेंसी थी, आज एंटी इनकम्बेंसी का प्रतिशत उससे बढ़ गया है। मैं अभी भी नहीं मानता हूं कि वो आंधी चल रही है मोदी के खिलाफ भाजपा की, नहीं, आंधी नहीं चल रही है, लेकिन प्रतिशत उससे ज्यादा बढ़ गया है। ये धीरे धीरे, अभी 2 ही वर्ष तो हुए हैं सत्ता में आए हुए इनको, 26 चल रही है। आप देखना कि तीसरे और चौथे साल तक ये एंटी इनकम्बेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी और ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। अंग्रेजी में एक शब्द होता है ना, पल्पेबल, वो पल्पेबल हो जाएगी एंटी इनकम्बेंसी। इसको आप महसूस कर सकेंगे, छू सकेंगे, मतलब उसका भौतिक अस्तित्व आपको दिखाई पड़ेगा इसके अंदर। असंभव है कि ये ना हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से नरेंद्र मोदी के ग्राफ में लगातार गिरावट हो रही है, हर घटना उनके खिलाफ जा रही है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं हमारे मित्र के, जब बुरे दिन आते हैं तो आप ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है,
इस तरीके से इनकी समस्या, इन्होंने ठीक है पार्टी के अंदर अपना कब्जा जमा रखा है, संघ से भी इन्होंने संबंध अच्छे कर लिए हैं, तो अंदर अंदर इन्होंने सब चीजें प्रबंधित कर ली हैं, इसमें कोई शक नहीं। और वो गठजोड़ सरकार भी इस तरह चला रहे हैं ऐसे पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई जाती है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन आप देखिए नरेंद्र मोदी की ये वो नरेंद्र मोदी नहीं है जो 2014 वाले थे, 2019 वाले थे। ये इनका काफी गिर रहा है ग्राफ। ऐसी स्थिति में अब हम देखें, जो हम चर्चा हम लोगों ने जहां शुरू की थी, जब आनंद जी ने बोलना शुरू किया, वहीं हम लौट के आ सकते हैं। कौन है जो इनके खिलाफ राष्ट्रीय पैमाने पर किसी मुहिम का नेतृत्व कर सकता है, विपक्ष की एकता का नेतृत्व कर सकता है? एक ही नाम हमारे सामने आता है, राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी से कभी नहीं मिला, शायद भविष्य में भी मेरी उनसे मुलाकात ना हो, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं है। एक बार पत्र सोशल मीडिया पे काम करने वालों एक निमंत्रण आया था, उसमें भी मैं जा नहीं पाया किसी वजह से, है शायद उस वक्त मुलाकात हो जाती। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ये सवाल ये नहीं है कि हमारे उनसे ताल्लुकात कैसे हैं। हम भारतीय राजनीति के समीक्षक हैं, हमें जो दिखाई पड़ रहा है वो बोल रहे हैं। उसमें राहुल गांधी की बजाय कोई और आदमी भी हो सकता था, सबने बनने की कोशिश की। राहुल गांधी इस स्थान पर खड़े हैं, उस स्थान पर खड़े होने की कोशिश ममता बनर्जी ने भी की, अरविंद केजरीवाल ने भी की उस स्थान पर खड़े होने की कोशिश, नीतीश कुमार ने भी उस स्थान पर खड़े होने की कोशिश की, कई लोगों ने उस स्थान पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं खड़ा हो पाया, वही केवल खड़े हो पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो चाहे मीडिया पे कब्जा कर लिया हो, कुछ भी कर लिया हो, ये सब प्रपंच हैं। सब जो सत्ताधारी लोग होते हैं अपनी सत्ता की निरंतरता के लिए हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, ये राजनीति का स्वभाव होता है। बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, शायद दूसरों से इस मामले में कहीं ज्यादा वो कुशल भी हैं, लेकिन जनता की नाराजगी जब होगी तो एसआईआर भी रखा रह जाएगा, और जो एफआईआर वो दर्ज करते हैं ईडी की, एसआईआर और एफआईआर दोनों रखे रह जाएंगे, और पब्लिक इनको तिनके की तरह उड़ा देगी। और उस जो मुहिम होगी उसमें नेतृत्व उस वक्त, आज की तारीख में अगर हम कहें तो राहुल गांधी के हाथ में होगा। अगर अगले 2-3 साल में कोई नई हस्ती उभर आती है तो उसका नाम लेंगे। डॉक्टर कमल, आपकी इजाजत हो तो मैं एक चीज इसलिए जोड़ दूं, क्योंकि एक और चीज हो रही है जिसकी तरफ ध्यान रखना है। देखिए, जो देश के अंदर की राजनीति है उसको मोदी जी, अमित शाह, ये सब लोग लाठी डंडा, सीआरपीएफ, ईडी, इनकम टैक्स करके उसको काफी कुछ कंटेन कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, मीडिया को कंट्रोल कर लेते हैं। एक ध्यान और रखना होगा, मोदी जी के ऊपर एक ग्रह नहीं है, राहु के साथ केतु भी आ गया है, और केतु है उनके ट्रम्प। मोदी जी को जितना नुकसान, ये जो अभय भाई कह रहे हैं 2024 से आज बढ़ा हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ट्रम्प हर दूसरे तीसरे दिन भारत की बेइज्जती करता है, और जब भारत की बेइज्जती करता है तो आम आदमी को लगता है कि यार ये देखो मोदी की वजह से कर रहा है, और ये देखो एप्स्टीन फाइल की वजह से कर रहा है, ये देखो अडानी की वजह से कर रहा है। वो रोज कर रहा है जिससे भारत को नुकसान हो रहा है, जिससे भारत में महंगाई बढ़ रही है, जिसमें भारत में लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि ट्रंप का जो कार्यकाल है वो 19 जनवरी 2029 तक है, जब मोदी जी का कार्यकाल और उनका कार्यकाल करीब करीब साथ साथ चल रहा है। तो उनको इससे छुटकारा नहीं है। जैसे राहुल गांधी लगातार डटे हुए हैं, वैसे ट्रंप भी मालूम नहीं क्यों ये इनके पीछे लगा हुआ है, क्योंकि और भी चीजें हैं। अब वो किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं अब भाई एक छोटा आपसे कमेंट, ट्रंप भी इनके लिए एक समस्या कर रहा है। जो इनको एंटी इनकम्बेंसी का जो इनका ग्राफ है, इनका जो चमक का जो लम्बा कम हुआ है, उसमें ट्रंप ने भी एक बड़ा नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन ट्रंप ने इनका जो नुकसान करना शुरू किया है वो ऑपरेशन सिंदूर से करना शुरू किया है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार मोदी जी का जो ग्राफ गिरा है उसमें तो ट्रंप हमेशा एक तरह का राहु या केतु जो भी आप कहें वो इनके सिर पे बैठा हुआ है। और मेरे लिए अभी भी ये रहस्य का विषय है कि मोदी जी जो है वो ऐसा ट्रंप को क्यों करने दे रहे हैं। अगर मोदी जी ट्रंप के खिलाफ 2 बात बोल देते, केवल 2 बात एक ही बार बोलते, तो वो हो सकता है कि वो एक्सोनरेट हो जाते इन आरोपों से, या उनके पक्ष में कही जाने वाली लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हाथ दबा हुआ है बहुत ज्यादा, और इतना बड़ी चट्टान उस हाथ पर रखी हुई है। मोदी जी ने अगर हाथ निकाला तो हाथ ही रह जाएगा अंदर उसके मतलब। जी, आज की इस चर्चा को हम इसी बिंदु पर विराम देते हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे और देश और दुनिया की राजनीति के बारे में आनंद जी और अभय जी से बातचीत करेंगे। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। चलिए।